हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। क्या सभी बच्चों को आवाज आ रहा है? प्लीज गिव मी आंसर, यस और नो। गिव मी आंसर प्लीज, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। चलिए, सो वेरी वेरी क्या है, गुड इवनिंग टू ऑल। सबसे पहले तो जेई के जो भी बच्चे हैं, हुज स्टूडेंट बिलोंग्स टू जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे जेई के हैं, उन सभी को मेरा ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। आप लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, यानी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपके इंस्टीट्यूट में जेई का कोई क्लास नहीं लिया, है ना। उसका रीजन इज दिस, क्योंकि मैं एई में बिजी था कुछ टाइम से, कुछ टाइम इन दी सेंस लगभग लगभग 2 ढाई महीने एई में ही बिजी रहा। चलिए खैर, लेट्स बी स्टार्ट। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग हियर। सबसे पहले तो जेई वाले बच्चों को बता दूं कि सर, मेरा नाम अंकित जैन है, सर एज वेल एज मैडम जो भी आप लोग हैं, तो मेरा नाम अंकित जैन है। और जो एई के बच्चे हैं, आई थिंक उनको तो बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। वो तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, डीएनएस प्रेजेंट हियर और ताजी इज प्रेजेंट हियर। ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी एई के हैं वो तो जानते ही होंगे, जो जेई के हैं वो नहीं जानते हैं। नाम में तो वैसे कुछ नहीं रखा, लेकिन धीरे धीरे करके आप हमें जान जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। ऐसा ही चलती रहेगी ये जिंदगी की कहानी, ऐसी ही चलती रहेगी अब ऐसी ही चलती रहेगी आगे अब ये जिंदगी की कहानी। कोई हाथ थामेगा उसके पहले ही छोड़ने की ठानेगा, है कि नहीं भाई। चलिए खैर, सो लेट्स बी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सब्जेक्ट आई थिंक क्या स्टार्ट करना था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना। मैं जो सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट करना चाहता हूँ, दिस सब्जेक्ट इज सेट टू बी अ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मैं आपके सामने रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात करूंगा। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम प्यार मोहब्बत में आरसीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम काय के नाम से जानेंगे, जिसको हम आरसीसी के नाम से जानते हैं, आरसीसी। अब मेरी बात को सुनिए, एक्चुअल में क्वेश्चन इज दिस कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि सर इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप मुझे कवर करवाएंगे। तो मैं पहले आपके सामने टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आपके सामने कवर करेंगे। और फिर टॉपिक्स के बाद हम आपके सामने थोड़ा और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों, अगर मैं आपके सामने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू अ टॉपिक शेयर, मैं आपके सामने टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। तो जैसे जब मैं टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहला मैं जो आपके सामने बताऊंगा, सबसे पहले तो अपन सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सीमेंट का मतलब क्या होता है, कौन सा सीमेंट हमें यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है, सीमेंट ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई मटेरियल में यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में वी विल डिस्कस। इसके बाद सीमेंट के बाद सेकंड पोर्शन जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला रहूंगा, इट इज सैंड एंड एग्रीगेट्स। हम आपके सामने सैंड एंड एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग हियर, हम बात करेंगे सैंड एंड एग्रीगेट्स के बारे में। तो द फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग, मैं आपके सामने बात करूंगा सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बाद फिर हम बात करेंगे सैंड एंड एग्रीगेट्स के बारे में। अच्छा, सैंड को मैं फाइन सैंड और एग्रीगेट्स को कोर्स एग्रीगेट के नाम से भी जानता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब अपन इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। भाई, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट एज वेल एज वाटर ऑल्सो। हमें थोड़ा पानी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पानी कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। जब हम ये सब आपके सामने पढ़ लेंगे, पानी वगैरह, तो फिर इसके बाद हम आपके सामने थोड़ा सा कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। अब कंक्रीट में बहुत सारी चीजें हैं, कंक्रीट को कैसे मिक्स किया जाएगा, नॉमिनल मिक्स क्या कहलाता है, ठीक है ना। कितने टाइप के नॉमिनल मिक्स होते हैं, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना इफेक्टिव कवर देना पड़ेगा, ये सब अपन यहाँ पर पढ़ने वाले रहेंगे। जब हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे आपके सामने, तो मैं फिफ्थ पॉइंट पर आपके सामने चलूंगा और मैं आपके सामने बात करूंगा काय के बारे में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपके सामने बात करूंगा डिजाइन फिलोसफीज के बारे में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन फिलोसफी। मैं आपके सामने डिजाइन फिलोसफी के बारे में बात करूंगा। अब डिजाइन फिलोसफी क्या कहलाती है, मैंने आपसे बोला वी विल डिस्कस अबाउट डिजाइन फिलोसफीज। अब डिजाइन फिलोसफी में क्या होगा, डिजाइन फिलोसफी में आएगा कि हम कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी मेथड इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में वी विल डिस्कस, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जब इतना हम आपके सामने कर लेंगे, तो सिक्स टॉपिक जो हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा, दिस टॉपिक इज सेट टू बी अ डिजाइन ऑफ बीम। मैं आपके सामने डिजाइन ऑफ बीम के बारे में डिस्कशन करूंगा। डिजाइन ऑफ बीम के बाद फिर मैं आपके सामने बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष, आप सभी के सम्मुख। एक और टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा डिजाइन ऑफ बीम के बाद, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा,
इट इज सेट टू बी अ, उसको मैं आपके सामने बोलता हूँ डिजाइन फॉर बीम के बाद डिजाइन फॉर शेयर। हम शेयर के डिजाइन के बारे में बात करेंगे कि शेयर के अगेंस्ट बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपके सामने बात करूंगा डिजाइन फॉर शेयर, शेयर के लिए बीम कैसे डिजाइन किया जाएगा। डिजाइन ऑफ शेयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होता है, इट इज सेट टू बी अ डिजाइन फॉर बॉन्ड। हम बॉन्ड के लिए बीम को डिजाइन करना जानते हैं, ठीक है ना, हम सीखेंगे। सो हमने आपके सामने बात किया इट इज सेट टू बी अ डिजाइन फॉर, हम आपके सामने बात करेंगे डिजाइन फॉर बॉन्ड। अब जब हम डिजाइन फॉर बॉन्ड आपके सामने पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद मैं आपके सामने बात करूंगा नेक्स्ट यूनिट, मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूंगा। नाइन्थ यूनिट आई विल डिस्कस, हम नाइन्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो नाइन्थ यूनिट हमारे पास जो होता है, नाइन्थ यूनिट हमारे पास जो होगा डिजाइन ऑफ बॉन्ड के बाद, फिर मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा डिजाइन फॉर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के लिए किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन फॉर डिफ्लेक्शन, कोई भी चीज डिफ्लेक्शन के लिए कैसे डिजाइन की जाएगी, इसके बारे में वी विल डिस्कस, ठीक है ना। अब इसके बाद नाइन्थ के बाद जो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे इट इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ स्लैब। हम आपके सामने स्लैब के डिजाइन की बात करेंगे। तो हमने बोला डिजाइन फॉर स्लैब, हम स्लैब की डिजाइन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से स्लैब को डिजाइन किया जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स डिजाइन फॉर स्लैब, तो सीमेंट पढ़ूंगा। अच्छा, डिजाइन फॉर स्लैब, डिजाइन फॉर स्लैब के बाद जब हमारा 11th टॉपिक आएगा इट इज सेट टू बी अ डिजाइन फॉर कॉलम। हम कॉलम को किस तरीके से डिजाइन करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, कॉलम के बाद जो नेक्स्ट यूनिट में थोड़ा सा आपके लिए पढ़ाने वाला रहूंगा इट इज डिजाइन फॉर फुटिंग। हम फाउंडेशन को कैसे डिजाइन करेंगे ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाउ टू डिजाइन फॉर फुटिंग हियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस, हम जो 13वां टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज सेट टू बी डिजाइन ऑफ स्टेयर केस। मुझे स्टेयर केस की डिजाइन पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे सिलेबस में तो इतना दिया ही नहीं है, आपके सिलेबस में एक टर्म्स लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, उसमें सब आ जाता है, समझ रहे हो। तो ज्यादा खोपड़ा मत लगाना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से उस चीज को पढ़ते रहना और उस चीज को समझते रहना मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों। सो मैंने आपसे बोला फुटिंग के बाद मैं आपसे बात करूंगा डिजाइन फॉर स्टेयर्स। हम स्टेयर्स को डिजाइन करूंगा, डिजाइन फॉर स्टेयर्स, स्टेयर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। डिजाइन फॉर स्टेयर्स के बाद नेक्स्ट यूनिट आई विल डिस्कस, हम डिजाइन फॉर स्टेयर कर लेंगे। डिजाइन फॉर स्टेयर के बाद नेक्स्ट यूनिट जो मुझे आपके सामने डिस्कशन करनी है, जो मुझे आपके सामने बताना है, उसका नाम हमने आपके सामने रखा है डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। थोड़ा सा रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक आध दो क्वेश्चन कभी कभार प्यार मोहब्बत में आ जाते हैं, ठीक है ना। डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल, और डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल के बाद नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा प्यार मोहब्बत में, उसका नाम होता है डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। हमें वाटर टैंक के डिजाइन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सो लास्ट टॉपिक अगर हम डिस्कशन करते हैं सो उसका नाम हमारे पास है इट इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। मुझे डिजाइन फॉर वाटर टैंक के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब मेरी बात को सुनो, जब भी आप सिलेबस देखोगे तो अगर मैं आपके एग्जाम के हिसाब से सिलेबस बताऊं तो देखिए सिलेबस क्या लिखा हुआ है। अभी मेरे पास आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से सिलेबस आया है, तो इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में, वो क्या लिखा हुआ है, तो सिलेबस हमारे पास जो लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अगर ये इतना टर्म्स लिखा है ना थ्योरी ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसमें पहले ही ये पूरा सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बाद भी उसने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, मेकिंग मटेरियल दैट मीन सीमेंट एंड वाटर। इसके बाद ये हमसे बोल रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ द मिक्स, ठीक है ना, production of concrete, properties of friend and hardened concrete required of structural concrete and reinforcing steel, cutting and bending of bars, ठीक है ना, concrete cover to the reinforcement, bond and anchorage, limit state design, principle of RCC slab, beam, column, etc. ठीक है ना, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो क्या है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर वाला पोर्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। तो अपन पहले ये डिजाइन वाला पोर्शन करेंगे, थ्योरी अपन बाद में देखते रहेंगे। यानी थ्योरी अभी मैं बहुत काफी हद तक पढ़ा दूंगा आपको, आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। यानी पूरा सिलेबस अपन कवर करेंगे, 1 करोड़ बातों की एक बात, ठीक है बच्चों। तो ये हम आपके सामने टॉपिक पढ़ाने वाले रहेंगे। अच्छा, अब हमें ये 15 टॉपिक है सर, 15 दिन पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग इसको पूरा खत्म करने में मुझे 40 to 45 आवर्स के समथिंग लगते हैं। कितना, तो पूरा खत्म करने में लगभग मुझे 40 से 45 घंटे के समथिंग लगेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है कि सर जल्दी पढ़ा देना, सर मुझे तो 15-20 घंटे में पढ़ना है, तो फिर आप गलत टीचर के सामने खड़े हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे सामने तो अगर आपको पढ़ना है तो कम से कम आपको एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल देना पड़ेगा, ठीक है ना। डीएन बैठा है, ताजी बैठा है, डीएन ताजी भाई बता दो इनको
भाई मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाऊंगा, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। अपन बातें करते करते आराम से पढ़ेंगे और चीजों को समझते जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों, अंकित की बात सुनना, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले, जब मैं इस सब्जेक्ट को आपके सामने स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, जब मैं आपके सामने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कुछ बातें मैं आपके सामने बोलूंगा। क्या बातें बोलूंगा? नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। देखो, आरसीसी अगर मैं एक प्रकार से देखूं तो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अगर मैं आरसीसी की बात कर रहा हूं तो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। यानी कहने का मतलब इस दिस, एक करोड़ बातों की एक बात, अगर मैं कभी भी आपके सामने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यदि मैं कभी भी आपके सामने बात करूंगा काय के बारे में, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं आपके समक्ष, आपके सम्मुख, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हियर, अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में आपके सामने बात करेंगे या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में आपके सामने समझाने की कोशिश करें, तो बड़ी ध्यान से सुनिए। इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को, जो पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो भाई जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांच होती हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, ठीक है ना, जीआईएस जीपीएस एक ब्रांच है। तो यानी कहने का मतलब इस दिस, जब भी हम आपके सामने कभी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आर टू बी देयर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास हो सकती हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, उसमें से एक ब्रांच है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जब हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर को जब मैं सॉल्व करता हूँ, जैसे अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के दो पार्ट होते हैं। या तो हम स्ट्रक्चर को, पहले हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, बाद में हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो मैंने आपसे बोला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जब हम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के दो पार्ट होते हैं। पहला हमने आपके सामने बोला एनालिसिस पार्ट, पहला पार्ट जो हमारे पास होगा, इट इज एनालिसिस पार्ट, ये हमारे पास एनालिसिस पार्ट है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है, इट इज सेड टू बी अ डिजाइन पार्ट, इसको हमने डिजाइन पार्ट बोला। तो पहला पार्ट जो हमारे लिए दिखाई देता है, इट इज सेड टू बी अ एनालिसिस पार्ट, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होगा, दिस इज सेड टू बी अ डिजाइन पार्ट, ये डिजाइन पार्ट है। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। द फर्स्ट इज एनालिसिस पार्ट, अनदर इज डिजाइन पार्ट। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, डिजाइन का मतलब क्या है, अपन को पहले ये समझना पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पहले थोड़ा सुनना पड़ेगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो मान लीजिए हमने कभी आपके सामने इस तरीके से एक बीम को कंसीडर किया, ठीक है ना, जेई वालों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया है क्या? गिव मी आंसर, जेई वालों का सॉम हो गया है क्या? जो भी बच्चे जेई वाले हैं उनका सॉम हो गया है क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो, अरे कुछ बोल दो, गाली दे दो कम से कम। तो हमने आपसे बोला, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, आई विल कंसीडरिंग अ बीम हियर, हमने आपके सामने एक बीम कंसीडर कर दिया। अब अगर इस तरीके से हमने आपके सामने एक बीम कंसीडर किया और ये बीम एक प्रकार से देखा जाए तो इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू बी देयर, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर आई एम अप्लाइंग अ मूवमेंट या आई एम अप्लाइंग अ लोडिंग, मैंने इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर सपोज दैट लोडिंग को अप्लाई किया, ठीक है ना, आई एम अप्लाइंग अ लोडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो मैंने इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोडिंग को अप्लाई किया। सो इफ यू आर अप्लाइंग अ लोड ऑन दिस पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोडिंग इज टू बी अप्लाई, अगर लोडिंग को अप्लाई किया, तो वी ऑलरेडी नो दैट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लोडिंग, इस लोडिंग के एप्लीकेशन के कारण, मैंने आपसे बोला ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लोडिंग, इस लोडिंग की एप्लीकेशन के कारण क्या होगा, इस लोडिंग की एप्लीकेशन के कारण हमारा जो मेंबर है, हमारा जो बीम है, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। एम आई राइट? ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये डेल्टा मैक्स निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। डेल्टा मैक्स इज बिकम इक्वल टू पी एल क्यू अपॉन 40 एटीआई, ये हमने पढ़ा है आप लोगों के सामने, पी एल क्यू अपॉन 40 एटीआई। हमने आपसे बोला इस पर मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आएगा, तो अगर ये पी लोडिंग है तो ये हमारे पास हो जाएगी पी बाई टू रिएक्शन, ये पी बाई टू रिएक्शन आ जाता है। तो मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इसका एस एफ टी बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से बनता था, यहाँ पर जो शेयर फोर्स का वैल्यू आता था पी बाई टू, और अगर मैंने आपके सामने इस तरीके से बनाया और अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, बीएमडी लाइक दिस, इस तरीके से बीएमडी बनेगा,
द वैल्यू इज PL/4, ये PL/4 BMD है, सही बात है। तो अगर हम आपके सामने शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, अगर हम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अगर हम डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये सब एनालिसिस का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब काय का पार्ट है? एनालिसिस का पार्ट है। कितना लोड एक्ट कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर, उस लोडिंग के कारण कितना मूवमेंट आ रहा है, कितना शेयर फोर्स आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये सब एनालिसिस का पार्ट है। तो एनालिसिस का अगर हम सिंपल मतलब बोलें, तो एनालिसिस का मतलब होता है टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, टू डिटरमाइन, बड़े ध्यान से सुनना, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, काय का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना। मैंने सिंपल टर्म्स में आपसे बोला टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ shear force, bending moment, deflection, slope, etc. समझ रहे हो? इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट कर, इन सब की मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना, ये एनालिसिस का पार्ट है। तो एनालिसिस का मतलब है टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, डिफ्लेक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इन सब का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, इट इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये एनालिसिस का पार्ट होगा। अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा, अब एनालिसिस ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एनालिसिस में यूज होते हैं? तो हमारे पास पूरे इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जेई वालों आंसर नहीं दिया, आप लोगों का सॉम हुआ है क्या? अरे जेई वाले हैं कि एई वाले हैं इस बैच में, कुछ तो बता दो। क्या हुआ, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? सॉम हो गया ना? अरे नहीं डियन, तुम तो एई वाले हो ना। भाई जेई वाले गिव मी आंसर यार, आंसर नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? जल्दी बताइएगा। विमान, इनाम, 999, गोकन, JRLK T, फिर इसके बाद तोहरी टारा। हाँ चलिए ठीक है, जो भी है। किसने पढ़ाया बेटा सोम आपको? किस टीचर ने पढ़ाया था सोम? मैंने आपके सामने क्या बात बोला, अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे बोला कि अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो अगर हमें कब एनालिसिस करना है, अगर मुझे एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस में मुझे अगर मैं कभी भी एनालिसिस करना चाहता हूं, तो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू एनालाइज द स्ट्रक्चर, एनालिसिस का जब भी हम बात करें, तो इसका मतलब मैं शेयर फोर्स, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट, इसका मतलब डिफ्लेक्शन, इसका मतलब स्लोप, इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूं। मेरी बात समझो, हमने आपसे बोला एनालिसिस में 3 तरीके का, यानी एनालिसिस में 3 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, दिस सब्जेक्ट इज सेट टू बी अ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, दिस सब्जेक्ट इज सेट टू बी अ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोला। द फर्स्ट सब्जेक्ट आई एम डिस्कसिंग हियर, इट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने उसको बोला। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं यही तो करता हूँ, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, शेयर फोर्स निकालो, बेंडिंग मोमेंट निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो, यही तो करता हूँ मैं यार। अब इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट हमारे पास होता है, जिसको आप अभी अभी पढ़ते हुए आए हो, पीके सर ने आपको पढ़ाया है, एंड दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड SOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब अगर मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत सारे बच्चे इसको मॉस के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में आपके सामने डिस्कशन करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, SFD बनाना, BMD बनाना, स्लोप निकालना, डिफ्लेक्शन निकालना, ये SFD BMD के मेन काम है। और एक और हमारे पास होता है सब्जेक्ट, उसका नाम होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बहुत सारे बच्चे प्यार मोहब्बत में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बहुत सारे बच्चे प्यार मोहब्बत में इसको क्या नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोलते हैं। मैंने आपसे बोले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और बहुत सारे बच्चे इसको क्या नाम से जानते हैं, तो बेटा बहुत सारे बच्चे इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखना। द फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और बहुत सारे बच्चे इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आ रहा है, जब मुझे स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है सर, तो मुझे एक बात बताइए कि आपने ये 3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए? सीधा स्ट्रक्चर एनालिसिस नाम से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा देते, 3 सब्जेक्ट पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये दोनों डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारे पास होता है, these two subjects are valid for determinate structure, ये determinate structure के लिए valid होते हैं। काय के लिए valid है? मैंने आपसे बोला these two subjects are valid for determinate structure, ये determinate structure के लिए valid है, ठीक है ना।
और इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, तो बेटा ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए स्पेशली यूज होता है। कहां पर यूज होगा? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सभी बच्चे डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट का मतलब जानते ही होंगे, सॉम आपने पढ़ लिया है। डिटर्मिनेट का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से कंप्लीटली एनालाइज हो जाए, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे कि जैसे कि ओवरहैंगिंग बीम, जैसे कि कैंटिलीवर बीम, है ना। और जो ना हो पाए वो इनडिटर्मिनेट है, जैसे कि फिक्स बीम, जैसे कि कॉन्टिन्यूस बीम, जैसे कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। सो मैंने आपसे बोला थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो हम आपके सामने बात करने वाले रहेंगे, इट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। मैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में आपके सामने डिस्कशन करूंगा। इस बात को सभी विद्यार्थीगण, वस्तुगण एवं स्थानगण अच्छे से याद रखिएगा। सो दिस इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यूज होगा, जबकि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज होगा? जबकि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम जो यूज करेंगे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात आती है डिजाइन पार्ट की। तो डिजाइन पार्ट में क्या होता है, नाउ सी हियर, अच्छे से सुन लेना और बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने आपसे बोला एक्चुअल में हमने शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया एनालिसिस के थ्रू। हमने एनालिसिस किया स्ट्रक्चर का और हमने शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, हमने बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है ना। शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैंने बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपके सामने निकाल दिया। और क्या कर दिया बच्चों, हमने शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैंने बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और क्या कर दिया, मैं बोल रहा हूँ शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, मैं बोल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया, मैं पूछ रहा हूँ और क्या कर लिया? अरे भैया और कुछ नहीं किया, आप समझो और क्या कर लिया, और कुछ नहीं किया हमने साहब। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हमने शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, हमने बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, सर और क्या कर लिया, और क्या कर लिया, ठीक है ना, हमने स्लोप निकाल लिया, डिफ्लेक्शन निकाल लिया। अरे भैया जितना भी शेयर फोर्स आ रहा है, जितना भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जितना भी स्लोप आ रहा है, जितना भी डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर, इनको रेजिस्ट करने के लिए हमारे बीम में कितना विड्थ होना चाहिए, या हमारे मेंबर पर कितना विड्थ होना चाहिए, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ बोल्ट होने चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रिवेट होनी चाहिए, कितना साइज ऑफ वेल्ड होना चाहिए, इन सब के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना, इट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। ये डिजाइन का पार्ट है, आप समझो मेरी बात। तो मैंने आपके सामने बोला डिजाइन में हम क्या करेंगे, तो डिजाइन में हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन, हम डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे बच्चों? टू डिटरमाइन विड्थ, टू डिटरमाइन विड्थ, कॉमा डेप्थ, कॉमा एरिया ऑफ स्टील, विड्थ कॉमा डेप्थ कॉमा एरिया ऑफ स्टील, कॉमा नंबर ऑफ बोल्ट्स, कॉमा नंबर ऑफ बोल्ट्स, कॉमा नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ बोल्ट्स, कॉमा नंबर ऑफ रिवेट्स, कॉमा साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है ना। इन सबको कैलकुलेट करना एटसेट्रा, इन सबको डिटरमाइन करना, इन सबको डिटरमाइन करना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिजाइन का पार्ट है। अब डिजाइन में हमारी इंजीनियरिंग में केवल और केवल दो ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है इट इज कॉल्ड आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसमें रेनफोर्समेंट यानी स्टील और कंक्रीट को साथ में यूज किया जाएगा। और दूसरा सब्जेक्ट हम जो आपके सामने पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा इट इज सेड टू बी अ स्टील स्ट्रक्चर, एक हमें स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आई एम डिस्कसिंग हियर, जो मैं एक और सब्जेक्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, सेकंड सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड स्टील स्ट्रक्चर। इसको हमने स्टील स्ट्रक्चर बोल दिया, तो एक सब्जेक्ट हम जो पढ़ेंगे इट इज सेड टू बी अ स्टील स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब इज दिस, तो एक और सब्जेक्ट मुझे जो आपके सामने पढ़ना पड़ेगा इट इज सेड टू बी अ स्टील स्ट्रक्चर। ये हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो आप। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन में दो तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। द फर्स्ट इज आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, अनदर इज स्टील स्ट्रक्चर। यानी एक बात तो क्लियर है कि अंकित आज की क्लास में जो सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट करेगा वो एनालिसिस का पार्ट नहीं है, वो डिजाइन का पार्ट है। अब एक बात बताओ, सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आंसर नहीं आएगा तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, आप पर डिपेंड कर रहा है। ये रखा है पेन, मुझे आंसर चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर आंसर नहीं आएगा देन आई विल लेफ्ट द क्लास इमीडिएटली, अपने हिसाब से बता देना। सो चलो आंसर आ गया, यही अच्छी बात है। अच्छी बात है बच्चों कि यानी अगर अपन बात कर रहे हैं
यदि हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे तो एक्चुअल में ये दो पार्ट होता है, एनालिसिस पार्ट और डिजाइन पार्ट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा एनालिसिस का मतलब क्या होता है और डिजाइन का क्या मतलब होता है, ये एकदम अच्छे तरीके से पानी माफिक माँ कसम सबको क्लियर है। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, तो आरसीसी को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों। देखो, जब हम आरसीसी की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आरसीसी हियर, जब मैं आरसीसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, सी हियर प्लीज, मैंने आपसे बोला जब मैं आरसीसी के बारे में आपके सामने डिस्कशन करता हूं और समझने की कोशिश करूं, तो देखो आरसीसी में दो तरीके के कोड को यूज किया जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आरसीसी, अगर हम आरसीसी की बात करते हैं तो आरसीसी में दो तरीके के कोड को यूज किया जाता है। ठीक है ना, दो कोड कौन कौन से हैं बच्चों, तो अगर मैं आपके सामने सबसे पहले तो कोड के बारे में बात कर लेता हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट आई एस कोड, तो हम दो तरीके के आई एस कोड को यूज करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट आई एस कोड हियर, मैं दो तरीके के आई एस कोड को यूज करता हूँ। अब कौन कौन सा आई एस कोड यूज होगा, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आईएस कोड, तो हम जनरली जो आईएस कोड यूज करते हैं इट इज IS 456। कौन सा, IS 456। ये कंक्रीट के आरसीसी के डिजाइन के बारे में हमसे बात करेगा, ठीक है ना। अब जब मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पर IS 800 यूज करेंगे, ठीक है ना। आप सभी को पहले से ही मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, एई वाले बच्चों को तो पूरा स्ट्रक्चर मैं ही पढ़ाऊंगा, चाहे टॉस हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे स्टील हो। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं, आप लोगों के साथ में ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगा, तो मैं आपको आरसीसी और स्टील तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन एई वाले जो बच्चे हैं वो सॉम मुझसे पढ़ चुके हैं, टॉस भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आरसीसी में पढ़ा ही रहा हूँ, स्टील भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और साथ में अदर सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट और मैं लूंगा आपके सामने। ठीक है ना। जेई वालों को ज्यादा से ज्यादा फिर बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा सकता हूँ। चलो खैर, अपन थोड़ा देखते हैं, आगे चलते हैं, व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कस हियर। हाँ। सो व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग हियर, मैं क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे तरीके से समझिए। तो जो भी बच्चे एई वाले हैं, ठीक है ना, वो बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि अपन को तो जिंदगी में बहुत आगे चलना है। बहुत आगे मतलब अच्छे खासे वक्त आपको मेरे साथ गुजारना है। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं, भले ही मैं आपको दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ या एक ही सब्जेक्ट हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मुझसे किनारा कर लें, आप भी मुझसे अच्छी दोस्त यारी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो मैंने आपसे बोला अगर हम आईएस कोड की बात करें तो यहाँ पर आईएस कोड यूज होते हैं दो, है ना। दो टाइप के आईएस कोड हैं। एक हमारे पास होता है IS 456, यानी जो कोड होगा वो तो होगा IS 456, लेकिन इसके दो वर्जन यूज करने पड़ेंगे हमें। एक हम यूज करते हैं IS 456 1984, एक हम यूज करते हैं IS 456 1984, ठीक है ना। और एक हम जो वर्जन यूज करेंगे उसका हमने आपके सामने नाम लिखा है IS 456। तो एक और वर्जन हम जो यूज करेंगे उसका उसका नाम मैंने लिखा है IS 456 2000। तो हमें दो टाइप के कोडल प्रोविजन आर टू बी यूज। हम दो टाइप के कोडल प्रोविजन यूज करते हैं। पहला हम करेंगे IS 456 1948 1980 सॉरी 1978, IS 456 1978। और एक हम यूज करते हैं आपके सामने IS 456 2000। अब मेरी बात को सुनिए, मैं आपसे क्या बोलूंगा, किस तरीके से चीजें डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। यदि हम IS 456 1978 की बात करते हैं, तो ये WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जब हम पढ़ेंगे WSM मेथड होती है हमारे पास एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कॉलेज वगैरह में हो सकता है आपने गलती से नाम सुना हो, दो मेथड होती हैं, एक होता है WSM और एक मेथड हमारे पास होगा LSM। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम IS 456 1978 का यूज करते हैं, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट LSM लिमिट स्टेट मेथड, तो लिमिट स्टेट मेथड में मैं आपके सामने यूज करूंगा IS 456 2000। अब ज्यादा क्लॉज आपको इसके याद रखने हैं, ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, तो कभी कभार क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों, अंकित क्या बोलना चाहता है, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और समझिएगा। अगर मैं आपके सामने बात करूं, देखो आईएस में आईएस कोड की अगर हम बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईएस कोड, तो आईएस कोड को IS 456 2000 को अभी तक तीन बार मॉडिफाइड किया जा चुका है।
बड़े ध्यान से सुनना, IS 456-2000 को अभी तक 3 बार हम मॉडिफाइड कर चुके हैं। अब 3 बार कौन कौन सा मॉडिफाइड कर चुके हैं, तो मैंने आपसे बोला IS 456-2000 की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है रीअफर्म, री AFFIRMED। तो हमने आपके सामने बोला इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रीअफर्म्ड। रीअफर्म्ड कितनी बार किया जा चुका है, रीअफर्म कितनी बार किया जा चुका है, 3 बार। तो पहले बार इसको मॉडिफाइड किया गया था सन 2011 में, इसके बाद हमने इसको मॉडिफाइड किया था सन 2016 में, और फिर इसके बाद हमने इसको मॉडिफाइड किया है सन 2021 में। ठीक है ना, तो 3 बार हम इसको मॉडिफाइड कर चुके हैं। ठीक है ना, 3 बार जब हमने मॉडिफाइड किया तो इसमें 5 अमेंडमेंट डाल दिए गए, 5 अमेंडमेंट में चेंज किया गया था। ठीक है ना, तो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे क्या बोला, टोटल 5 अमेंडमेंट टिल 2021, यानी 5 बार संशोधन हो चुका है 2021 तक। सो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा, मैं इस LSM को एक काम करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। सो दिस इज अवर LSM में यूज होगा। ठीक है ना, इसको हमने 5 अमेंडमेंट, अभी हमने 3 बार इसको रिवाइज किया, 3 बार इसको मॉडिफाइड किया, ये 3 बार तो मॉडिफाइड किया। ठीक है ना, और मॉडिफाई मॉडिफाई करते करते यानी हमने मॉडिफाइड किया तो कुछ चीजें चेंज की होंगी, तो हमने 5 बार अमेंडमेंट को चेंज किया है। अब 5 बार अमेंडमेंट कौन कौन से चेंज हुए हैं इसके बारे में भी हमें सुनना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला, तो लिखिएगा यहाँ पर, टोटल 5 अमेंडमेंट टिल 2021, टोटल 5 अमेंडमेंट, टोटल 5 अमेंडमेंट आ चुके हैं। सो हमने आपसे बोला टोटल 5 अमेंडमेंट, टोटल 5 अमेंडमेंट टिल 2021 तक हमारे पास टोटल 5 अमेंडमेंट आ चुके हैं। अब वो 5 अमेंडमेंट कब कब आए हैं, एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। टोटल 5 अमेंडमेंट टिल 2021 तक टोटल भाई हमारे पास 5 नंबर ऑफ अमेंडमेंट आ चुके हैं। अब 5 नंबर ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला अमेंडमेंट आया था, हमने आपसे बोला है फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को AMD लिखा जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट इन इन जून 2001, जून 2001 में पहला अमेंडमेंट आ गया था, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। सेकंड अमेंडमेंट की हम बात करते हैं आपके सामने, तो हमने आपसे बोला सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट कब आया था, तो सेकंड अमेंडमेंट हमारे पास आ गया था इन सितंबर 2005। ठीक है ना, इन सितंबर 2005 में सेकंड अमेंडमेंट हमारे पास आ चुका था। हम अगर थर्ड अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड अमेंडमेंट जो हमारे पास आया था, थर्ड अमेंडमेंट इन अगस्त 2007, अगस्त 2007 में हमारे पास थर्ड अमेंडमेंट इज टू बी देयर, थर्ड अमेंडमेंट हमारे पास आ गया था। फोर्थ अमेंडमेंट मई 2013 में हमारे पास आया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ अमेंडमेंट इन, तो हमने आपसे फोर्थ अमेंडमेंट की बात किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ अमेंडमेंट। तो फोर्थ अमेंडमेंट कब आया था, फोर्थ अमेंडमेंट इन मई 2013, मई 2013 में फोर्थ अमेंडमेंट हमारे पास आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं, सो इट इज फिफ्थ अमेंडमेंट। तो फिफ्थ अमेंडमेंट जो हमारे पास आया था इन, फिफ्थ अमेंडमेंट इन जुलाई 2019, जुलाई 2019 में ये हमारे पास फिफ्थ अमेंडमेंट आया था। तो आज तक अगर मैं देखूं आपके सामने तो 5 अमेंडमेंट आ चुके हैं और हम 3 बार इस कोड को क्या कर चुके हैं, मॉडिफाइड कर चुके हैं। ठीक है ना, लाइक दिस, इस बात को याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा। सभी लोग अपने अपने पास IS 456-2000 का PDF ओपन करके रखा करिएगा, या फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना, नहीं होगा तो मैं ग्रुप पर अभी आफ्टर क्लास डाल दूंगा। ठीक है ना, तो उसका सभी लोग प्रिंट निकलवा लेना। अब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, नाउ सी हियर प्लीज। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलूंगा, जैसे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, है ना। तो उसमें सबसे मेजर पोर्शन दो ही है, एक है कंक्रीट और एक है स्टील। अगर हम कंक्रीट के बारे में समझ गए और स्टील के बारे में समझ गए तो माँ कसम सब्जेक्ट तो बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना यार, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब इस दिस, कहने का ये मतलब है कि अगर हम आपके सामने कंक्रीट के बारे में डिस्कशन करें, ठीक है ना, कभी कभार बचपन में आपके टीचर्स, आपके मम्मी सॉरी आपके टीचर्स, मम्मी पापा तो नहीं, हमारे टीचर्स जो हैं, सो मैंने आपसे बोला कभी कभार बचपन में आपके टीचर्स आपको एक बात जरूर सिखाते होंगे। क्या सिखाते होंगे, तो सभी टीचर्स
आपको एक बात सिखाते होंगे बचपन में कि बेटा कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर। जो कंक्रीट है वो सैंड सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर का क्या है, मिक्सचर होता है। ये सभी ने सिखाया होगा। तो मैंने आपके सामने क्या बोला है, मैंने आपसे बोला कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट जो है वो मिक्सचर होता है काय काय का। सो मैंने आपसे बोला कंक्रीट इज अ, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होगा काय का। सो कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड कॉमा सीमेंट कॉमा एग्रीगेट कॉमा एग्रीगेट कॉमा वाटर एंड एग्रीगेट कॉमा वाटर एंड एड मिक्सचर्स, ठीक है ना। ये इनका रेशो होता है। सो मैंने आपके सामने क्या बोला, अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं मिक्सचर, मैं अगर आपके सामने कंक्रीट के बारे में डिस्कशन करूंगा, अच्छे तरीके से सुनिए। मैंने आपसे बोला कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट मिक्सचर होता है, या फिर ऐसा बोलना चाहिए इट इज अ डिफाइनाइट मिक्सचर। डिफाइनाइट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया, ठीक है ना। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में हम चीजों को मिक्स करते हैं। तो कहने का मतलब इज दिस, कहने का ये मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, कहने का मतलब इज दिस, मैंने आपसे बोला कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट मिक्सचर होगा काय काय का, मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट वाटर एंड समटाइम यूज एडमिक्सचर्स, हमें एडमिक्सचर्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अल्टीमेटली इन पांच चीजों को अगर हम मिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलाएं, तो जो मटेरियल बनता है उसको ही हम प्यार मोहब्बत में कंक्रीट नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों। यहाँ देखिए अंकित क्या बोलना चाहता है आप सभी के समक्ष, आप सभी के सम्मुख। द कंडीशन इज दिस, कंडीशन, एक करोड़ बातों की एक बात ऐसी है मेरे भाई, यानी कि कंक्रीट इन पांच चीजों से मिलकर बना है। यानी अगर अंकित को आपके सामने कंक्रीट पढ़ानी है, यदि मुझे आपके सामने कंक्रीट पढ़ाना है, तो ये मुझे पांच चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पहला चीज जो हमारे लिए पढ़ना पड़ेगा, अपने आप में सबसे महानतम कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड सीमेंट, ठीक है ना। जैसे पानी के बिना दुनिया सीमित नहीं है, पानी के बिना दुनिया संभव नहीं है, ऐसे ही कंक्रीट के बिना बिना इसी इसी तरीके से सीमेंट के बिना कंक्रीट पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। पानी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। सिमिलरली सिमिलरली सीमेंट कंक्रीट का राजा है, ठीक है ना। सीमेंट कंक्रीट का राजा है, रंग उसका काला भूरा जैसा है, ठीक है ना। बाहर निकालो कंक्रीट मर जाएगा, अंदर डालो कंक्रीट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने आपसे बोला सबसे पहले याद रखिएगा जो इंग्रेडिएंट हमें सबसे महत्वपूर्ण है, इट इज सीमेंट। बिना सीमेंट के कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि पानी के बाद किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी में कंज्यूम होने वाला सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट है सीमेंट, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। पानी के बाद यूज होने वाला, ह्यूमन एक्टिविटी में यूज होने वाला सबसे बड़ा मटेरियल होता है सीमेंट, ठीक है ना। पानी के बाद सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीमेंट जिंदगी में, समझो आप। तो मैंने बोला इसमें सीमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हमें आपके सामने सैंड पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सैंड को कभी कभार प्यार मोहब्बत में फाइन एग्रीगेट्स के नाम से जाना जाता है। तो हमने आपसे बोला अगर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो सीमेंट को कभी कभार प्यार मोहब्बत में फाइन एग्रीगेट्स के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी विद्यार्थीगण, वस्तुगण एवं स्थानगण अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैंने आपसे बोला हम सेंड को कभी कभार फाइन एग्रीगेट के नाम से जानते हैं, कोई डिस्कस परेशानी की बात नहीं आहे। अब इसकी हमने आपसे बोला सेंड का मतलब क्या है, ऐसा मटेरियल जिसका डायामीटर ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर और इक्वल टू 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से बड़ा होता है, लेस और इक्वल टू 4.75 mm, लेकिन 4.75 mm से छोटा होता है। मैंने आपसे बोला इफ डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर और इक्वल टू, अगर ग्रेटर और इक्वल है कैसे 75 माइक्रोन, और लेस और इक्वल नहीं, लेस देन है 4.75 mm से, तो उस कंडीशन में इट इज कंसीडर्ड एज अ फाइन एग्रीगेट। हम इसको फाइन एग्रीगेट की कंडीशन में या फाइन एग्रीगेट की लिस्ट में स्थान देते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहुत ही सुंदर बहनों। अब इसी तरीके से हमने आपके सामने एक और मटेरियल के बारे में डिस्कशन किया है, एंड द मटेरियल इज सेट टू बी अ एग्रीगेट, जिसको हम प्यार मोहब्बत में कोर्स एग्रीगेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों हाथ खोल के इसका स्वागत करें। तो मैंने आपसे बोला द फर्स्ट द नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग हियर, इट इज सेट टू बी अ कोर्स एग्रीगेट।
अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं तो डायामीटर ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर और इक्वल टू 4.75 mm। जो पार्टिकल का डायामीटर है, diameter of the particle is greater or equal to 4.75 mm but less than 80 mm। जो पार्टिकल का डायामीटर होगा वो 4.75 mm से ज्यादा या उसके बराबर होगा और 80 mm से क्या होगा, कम होना चाहिए। इस बात को याद रखिए। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, चीजों को थोड़ा और समझने की, चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे। व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग हियर, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहूंगा। मैंने आपसे बोला कि अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट के बाद, फिर हम आपके सामने बात करेंगे, जिसके बिना जीवन भी संभव नहीं है, ऐसा महान इंग्रेडिएंट, इट इज सेड टू बी अ मम्मम, दैट मींस पानी। हम पानी के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। कौन सा पानी यूज करना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, ये सब हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब अपन थोड़ा आगे आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमें जो डिस्कस करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आई एम डिस्कसिंग हियर। जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम होता है बेटा, इट इज एड मिक्सचर्स। कभी कभार इसको यूज किया जाएगा। क्या बिना एड मिक्सचर्स के कंक्रीट बना पाना पॉसिबल है? आंसर इज यस। बिना एड मिक्सचर्स के कंक्रीट बना पाना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सो सर एड मिक्सचर्स हम कभी नहीं डालते क्या? ऐसा मैंने नहीं बोला। एड मिक्सचर्स डालते हैं, जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर एड मिक्सचर्स को पेल दिया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में साथ में लिखते जाना, नोट्स के भरोसे मत रहना। नोट्स वोट्स नहीं देता मैं भैया, नोट्स के भरोसे मत रहना, नोट्स वोट्स नहीं देता, अपने सगे हाथों से लिखते जाना साथ साथ, ठीक है ना। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा ना, जेई वाले बच्चों ने ऐसे बोर्ड पर लिख लिख के नहीं पढ़ा ना, यानी सर दिख रहे हैं बोर्ड पर लिख रहे हैं, ऐसे आई थिंक नहीं पढ़ाते हैं टीचर्स, है ना। लेकिन आप लोग को ऐसे ही पढ़ने मिलेगा यहाँ पर, समझ रहे हो, ऐसे ही पढ़ने मिलेगा। मैं फर्श से उठा के अर्श तक ले जाऊंगा कसम खुदा की, बस थोड़ा सा साथ दे देना। जब मैं पूछूं समझ में आ रहा है तो हाँ बोल देना, जब आप बोलो समझ में नहीं आ रहा है तो ना बोल देना, लेकिन बोलना जरूर, ठीक है ना। जिस दिन मेरा माथा सटका हो, मैंने एक बार पेन रख दिया, कसम खुदा की आरसीसी हवा में लटका दूंगा, ठीक है ना, उड़ा दूंगा, पूरी पूरी उड़ा दूंगा। अब क्या है, अब 8 साल हो गए, अभी तक फीडबैक नहीं बिगड़ा, तो अब क्या बिगड़ेगा, है कि नहीं भाइयों बहनों। और अब ठीक है, अगर बिगड़ भी गया एक आध क्लास में तो उतनी ज्यादा चिंता नहीं रहती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा हवाबाजी मत करना मेरे सामने, जो पूछता जाऊं वैसा बताते जाना। शुरू में आपको लगेगा कि अंकित सर में ईगो है, लेकिन बाद में आप समझ जाओगे नहीं यार इंसान अच्छा है, मजाक नहीं कर रही है, आप समझ जाओगे। सो मैंने आपसे क्या बोला, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सीमेंट के बारे में। तो आई एम डिस्कसिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले हम आपके सामने बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, एंड दिस मटेरियल इज सेट टू बी अ, दोनों भाई यानी कि सबका राजा, सबका चहेता, राज दुलारा, सीमेंट। हम सीमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम सीमेंट के बारे में आपके सामने डिस्कस करते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सीमेंट को यूज क्यों कर रहे हैं, क्या उखाड़ लिया हमने सीमेंट को यूज करके। तो मैंने आपके सामने बोला, अच्छी तरीके से सुनना, मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर हम सीमेंट के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, सीमेंट के बारे में अगर हम आपके सामने समझने की कोशिश करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट, यदि हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट के बारे में आपके सामने समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले सीमेंट का रियल मतलब क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये क्या करेगा, आप इसमें एग्रीगेट डालेंगे, आप इसमें सैंड डालेंगे, तो ये क्या करता है, सीमेंट इन सबको बाइंड कर लेता है, चिपका लेता है, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपका देता है, खुद से चिपका लेता है। तो यानी कि खुद से चिपकाना, भाई एग्रीगेट को अगर सीमेंट चिपका रहा है तो इसका मतलब वो एडिसिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और अगर सीमेंट का पार्टिकल सीमेंट के पार्टिकल में ही चिपक रहा है तो इसका मतलब वो कोहेसिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है ड्यू टू इट्स एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। इसकी कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी के कारण मैं सीमेंट को यूज करता हूँ, क्योंकि हमने एक क्लास में बोला कि सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो बच्चों का बोलना ये था कि यार बाइंड तो फेविकॉल भी कर देगा, आप फेविकॉल डाल दो। अरे भैया, तो फेविकॉल जब आप डालोगे तो फेविकॉल का पार्टिकल खुद के पार्टिकल के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, समझ रहे हो, उसमें एडिशन तो है, कोहेजन नहीं है। लेकिन सीमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें एडिशन और कोहेजन दोनों पाया जाता है, इसलिए सीमेंट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। हम सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल के जैसा एक्ट करेंगे। इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखें, समझने की कोशिश करें। सो मैंने आपसे बोला सीमेंट इज एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल,
मैंने आपके सामने बात किया सीमेंट इज एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट इज एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। हमारा जो सीमेंट है हम उसको एक प्रकार से देखा जाए तो बाइंडिंग मटेरियल के तरीके से यूज करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट इज एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल के तरीके से यूज करना पड़ेगा ड्यू टू इट्स कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपसे बोला ड्यू टू इट्स कोहेसिव ड्यू टू इट्स ड्यू टू इट्स कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, इसकी कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है ना। ड्यू टू इट्स कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, इसकी कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण, ड्यू टू इट्स एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी, इसकी कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी के कारण सीमेंट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। जो सीमेंट होगा उसको बाइंडिंग मटेरियल के तरीके से यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर देखिए हमने आपके सामने बोला हमारे पास कोई सीमेंट है, आप जब सीमेंट में मम्म मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो सीमेंट में से थोड़ी सी हीट निकलती है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एक्सोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। एक्सोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? एक्सोथर्मल मतलब सीमेंट में पानी मिला के हीट का बाहर निकलना। अगर किसी भी सीमेंट में हमने पानी मिलाया और हीट अगर बाहर निकल रही है तो दिस सीमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक सीमेंट, उसको हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाएगा। तो लिखिएगा स्टेटमेंट, मैंने बोला सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, ये भी अपने पास क्वेश्चन आया है। तो लिखिएगा सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, सीमेंट को तभी हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाएगा। सीमेंट इज नोन एज सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, सीमेंट को तभी हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाता है। सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, उसको तभी हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाएगा इफ द सीमेंट पेस्ट प्रोड्यूस्ड, मैंने आपसे बोला इफ द सीमेंट पेस्ट प्रोड्यूस्ड, यदि सीमेंट पेस्ट प्रोड्यूस्ड करेगा, इफ द सीमेंट पेस्ट if the cement paste produced heat after mixing of water, cement paste produced heat after mixing of water, cement paste produced heat after mixing of water, after mixing of water। सो मैंने आपसे क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, सीमेंट को तब भी हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाता है या मैं तब भी हाइड्रोलिक सीमेंट बोलूंगा। सीमेंट इज, मैंने बोला सीमेंट इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट, सीमेंट को तब हाइड्रोलिक सीमेंट बोला जाता है इफ द सीमेंट पेस्ट प्रोड्यूस हीट, अगर सीमेंट पेस्ट हीट को प्रोड्यूस करता है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ पानी, पानी को मिक्स करने के बाद अगर वो मान लो हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको फिर हम आपके सामने, अगर मैं आपके सामने बात करूंगा सो उसको हम हाइड्रोलिक सीमेंट बोलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सो मैंने आपसे बोला हमने आपसे बोला द प्रोसेस टू प्रोड्यूस हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, हमने जब पानी को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो हीट निकला उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सो मैंने आपके सामने बोला प्रोड्यूस हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, प्रोड्यूस हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर। सो मैंने आपसे बोला प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, पानी को मिक्स करने के बाद, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, पानी को मिक्स करने के बाद जो हीट हमारा प्रोड्यूस हुआ, तो मैंने बोला प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, हमारा जो हीट प्रोड्यूस हुआ पानी को मिक्स करने के बाद, है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस को मैं एक्सोथर्मल प्रोसेस बोलूंगा। सो मैंने बोला फॉर्मूला के दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को मैंने आपके सामने, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मल प्रोसेस, इसको हमने आपके सामने एक्सोथर्मल प्रोसेस बोल दिया। इस बात को याद रखिएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने बोला प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, प्रोड्यूस्ड हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस को मैं आपके सामने एक्सोथर्मल प्रोसेस का नाम दूंगा। अब मेरी बात को सुनिए, एक हमारे पास बीआईएस होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अगर हम बीआईएस की बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, मैंने आपके सामने बात किया, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अगर हम बीआईएस की बात करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यदि हम बीआईएस की बात करेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, बीआईएस का मतलब लिख लो, बीआईएस का फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लिया जाएगा प्यार मोहब्बत में, तो इसको बोला जाता है BEAURO, ब्यूरो, नहीं, BEEURO होता है। चलो ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो अगर मैंने आपके सामने नाम दिया, इट इज कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, तो एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, बीआईएस जिसको हम बोला जाता है, तो एक ओपीसी सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो मैंने बोला एज पर बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीआईएस, अगर हम बीआईएस की बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीआईएस हियर, अगर हम बीआईएस की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर हम बीआईएस की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पानी दे दो चंचल। हमने आपसे बोला अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ओपीसी को 3 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ओपीसी सीमेंट, इन केस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, 3 ग्रेड होते हैं ओपीसी सीमेंट के। मैंने आपसे बोला 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर हमने बोला 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, ओपीसी सीमेंट के हमारे पास 3 ग्रेड होते हैं। अब वो 3 ग्रेड कौन कौन से हैं, इसके बारे में सुनना पड़ेगा मियाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा मियाँ। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं ओपीसी की बात करेंगे, तो ओपीसी के 3 ग्रेड हमारे पास होते हैं। ओपीसी का मतलब हमारे पास जो होता है, इट इज सेड टू बी अ ऑर्डिनरी, हमने आपके सामने नाम दिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो अगर हम आपके सामने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, हमारे पास 3 ग्रेड होता है ओपीसी सीमेंट का, ठीक है ना। 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, हमारे पास ओपीसी सीमेंट के 3 ग्रेड देखने को मिलेगा। अब वो 3 ग्रेड कौन कौन सा है, मैंने आपसे बोला आई हैव 3 ग्रेड्स ऑफ ओपीसी सीमेंट, मुझे ओपीसी सीमेंट के 3 ग्रेड देखने को मिलेंगे। पहला जो हमारे पास है, फर्स्ट ग्रेड ऑफ सीमेंट इज सेट टू बी अ C33। पहला ग्रेड का सीमेंट जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है, इट इज C33। दूसरा हमारे लिए दिखाई दे रहा है, इट इज सेट टू बी अ C43। और तीसरा ग्रेड ऑफ सीमेंट जो हमारे लिए दिखाई देता है, इट इज सेट टू बी अ C53। मैंने आपसे बोला अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सीमेंट हमारा 3 ग्रेड का होता है, C33, C43 और C53। अब मैंने आपके सामने क्या बोला है, केमिकली ऑल दी सीमेंट्स आर सेम, यानी कि केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है, केमिकली सब सेम है, बस इनमें जो डिफर होता है इसके फाइननेस में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, फिर अपन देखते हैं एक एक का मतलब। मैंने आपके सामने क्या बोला है, मैंने आपसे बोला केमिकली ऑल दी 3 ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकली ऑल दी 3 ग्रेड्स, chemically all the 3 grades of cement,
chemically all the three grades of cements are same. Chemically all the three grades of cements are same. Chemically सभी तीनों ग्रेड के सीमेंट सेम है, ठीक है ना। Chemically all the three grades of cements are same. Cements are same. They differ in its fineness. They differ, कॉमा ला के लिखेंगे, दे डिफर इन इट्स फाइननेस। ये डिफर होते हैं अपनी फाइननेस के हिसाब से। दे डिफर इन इट्स फाइननेस, ये क्या होगा, ये अपनी फाइननेस के हिसाब से डिफर होगा। सो मैंने आपके सामने बोला दे डिफर इन इट्स फाइननेस, ये अपने फाइननेस के लिए, फाइननेस के हिसाब से डिफर होता है। सो मैंने बोला केमिकली, अगर हम केमिकली बात करते हैं, केमिकली ऑल दी थ्री ग्रेड्स ऑफ सीमेंट्स आर सेम, सभी तीन ग्रेड सीमेंट सेम होगा। दे डिफर, ये डिफर होगा इन इट्स फाइननेस, ये इसकी फाइननेस के हिसाब से डिफर होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑल दी सीमेंट आर डिफर इन इट्स फाइननेस, ये अपने फाइननेस से क्या होगा, डिफर होगा। अब हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक 7.07 सेंटीमीटर, अच्छा सबसे पहले तो हमें एक सीमेंट सेंट का मोटार लेना पड़ेगा, ठीक है ना। काय का मोटार लेना पड़ेगा, सीमेंट प्लस सेंट का मोटार। मोटार का मतलब समझते हो ना सभी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोटार, तो मोटार का मतलब क्या होता है, मोटार का मतलब होता है सीमेंट प्लस सेंट। तो हम सीमेंट में जब सेंट को मिलाते हैं तो हमारे पास मोटार बनेगा, ठीक है ना, मोटार। तो मैंने आपसे बोला जब अपन सीमेंट सेंट के मोटार के बारे में बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीमेंट सेंट का मोटार, अगर हम सीमेंट सेंट का मोटार यहाँ पर लेंगे और हम जो मोटार लेते हैं ना यहाँ पर सीमेंट सेंट का, इट इज 1:3। हम क्या करेंगे, 1:3, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट रेशो 3 पार्ट ऑफ सेंट। तो हमने 1:3 का रेशो का मोटार लिया, जिसमें एक पार्ट सैंड होगा, 3 पार्ट सैंड होगा, एक पार्ट सीमेंट होगा, 3 पार्ट क्या होगा, सैंड होगा। इट इज सेट टू बी अ 1:3 प्रपोर्शन का हमने मोटार लिया। अब हमने 1:3 प्रपोर्शन का मोटार आपके सामने कंसीडर किया। आई विल कंसीडरिंग अ मोटार ऑफ 1:3। हमने 1:3 का आपके सामने मोटार लिया। इसके बाद आई विल प्रिपेयर अ क्यूब, मैं आपके सामने क्यूब को प्रिपेयर कर रहा हूँ। सर क्यूब का मतलब क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग अ क्यूब हियर, मैंने आपके सामने क्यूब प्रिपेयर किया। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने, आई एम प्रिपेयरिंग अ क्यूब हियर, मैंने आपके सामने क्यूब प्रिपेयर कर दिया। अब अगर हमने आपके सामने एक क्यूब प्रिपेयर किया है, नाउ सी हियर यू आर प्रिपेयरिंग अ क्यूब हियर, मैंने आपके सामने एक क्यूब प्रिपेयर कर दिया। सो वी आर प्रिपेयरिंग अ क्यूब। अब अगर मान लीजिए हमने आपके सामने एक क्यूब प्रिपेयर किया, क्यूब लाइक दिस, हमने आपके सामने क्या किया, हमने आपके सामने एक क्यूब इज टू बी प्रिपेयर्ड, हमने क्यूब को प्रिपेयर कर दिया। अब जो क्यूब हमने प्रिपेयर किया आपके सामने, इट इज 7.07 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब होगा, याद रखना 7.07 सेंटीमीटर, कोई 15 सेंटीमीटर नहीं लिखेगा, वो गलत है। तो मैंने आपसे बोला वी आर प्रिपेयरिंग अ क्यूब, हमने क्यूब को प्रिपेयर किया, एंड क्यूब इज 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर का क्यूब इज टू बी प्रिपेयर्ड। हमने क्यूब को प्रिपेयर कर दिया आपके सामने। तो मैंने 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर बाय 7.07 सेंटीमीटर का एक क्यूब प्रिपेयर किया। अगर हम इसको कंक्रीट के लिए टेस्ट करते तो ये 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनता। अब इस क्यूब में हमने क्या किया, जो सीमेंट सेंट का मोटार बनाया है 1:3 का, इसको फिल कर दिया। सो हमने इसमें क्या किया, हमने 1:3 का जो सीमेंट सेंट का मोटार बनाया है, हमने इसको इसमें फिल कर दिया। 1:3 का सीमेंट सेंट का मोटार हमने इसमें फिल कर दिया क्यूब में। सभी लोग सुन लेना अच्छे से, हमने 1:3 का सीमेंट सेंट का मोटार लिया और 1:3 का सीमेंट सेंट का मोटार लेकर हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें फिल कर दिया। अब 1:3 का सीमेंट सेंट का मोटार लेकर हमने इसको फिल किया, और हमारे पास क्या था ना सर, हमने इसको फिल तो कर ही दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1:3 का सीमेंट सेंट का मोटार मैंने लिया और मोटार लेके इसमें क्या कर दिया, मोटार लेके हमने इसमें फिल कर दिया, ठीक है ना। अब फिल करने के बाद इसको 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, यानी हमने 28 डेज तक इसको पानी में मर्ज करके रखा, इसकी क्यूरिंग करके रखी, ठीक है ना। आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, हम अगर हमने इसकी
28 डेज तक क्यूरिंग किया। तो आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग 28 दिन तक हमने इसको पानी में डुबा के रखा अच्छे से, है ना। सो हमने आपसे बोला आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, यानी पहले अपन बनाएंगे 24 घंटे तो ऐसे ही रखा रहने देंगे, सेट हो जाएगा, मोल्ड में से बाहर निकालेंगे, पानी में डुपक डुपक कर देंगे, ठीक है ना। सो मैंने बोला आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, हमने आपसे बोला आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद हम इसको क्या करेंगे, यूटीएम पर रखेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हम इसको यूटीएम पर रखेंगे। यूटीएम का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यूटीएम पर रखते हैं, दिस इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और जब हमने इसको यूटीएम पर रखा, और हमने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया, मैंने आपसे बोला हमने और यूटीएम पर रखने के बाद आई एम अप्लाइंग ग्रेजुअली लोडिंग, मैं ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया। जैसे ही हमने यूडीएल पर रखा, जैसे हमने यूटीएम पर इसको रखा और अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, मैंने क्या किया, ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई कर दिया। सो नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए मैं आपसे क्या बोलने वाला रहूंगा, क्या मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। सो द कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास क्या है, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे तरीके से मेरी बात समझने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई एम डिस्कस। मैंने आपसे बोला कि हमने यहाँ पर आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग यूटीएम पर रखा, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू, मैंने आपसे बोला यूटीएम पर रखने के बाद यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 33 मेगा, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 33 मेगा आ गया, तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, दैट मीन्स C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है, दैट मीन्स C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार से देखा जाए तो C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है, इस बात को याद रखना। तो मैंने बोला इफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 33 मेगा, अगर 33 मेगा से ज्यादा या उसके बराबर है, दैट मीन्स C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट, इसका मतलब ये C33 ग्रेड ऑफ सीमेंट होगा। इसी तरीके से 43 से ज्यादा आ जाए तो 43 होगा, और अगर 53 से ज्यादा आ जाए या उसके बराबर आ जाए तो C53 ग्रेड ऑफ सीमेंट उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। क्या सभी बच्चों को इतनी स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, इसमें से सबसे ज्यादा फाइन कौन सा सीमेंट होता है, तो सब याद रखना C53 ग्रेड सीमेंट सबसे ज्यादा फाइन सीमेंट है, एकदम फाइन सीमेंट है। अब सर फाइन सीमेंट होने से क्या फायदा है, इसके बारे में जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा आपको, अभी तो याद रखिए ये फाइन सीमेंट है। और जबकि C33 ग्रेड जो सीमेंट है ये फाइन नहीं होता, इसमें फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब जानते हो ना, छोटे छोटे से गुट्टे पाए जाते हैं ना, छोटा छोटा सा पार्टिकल, यानी होता है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा टाइप, है ना, यानी ये फाइन नहीं होगा। तो जितना ज्यादा ग्रेड का सीमेंट होता है उतना ज्यादा फाइन सीमेंट हमारे लिए दिखाई देगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस, इस तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग हियर, नेक्स्ट हमें आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे अब जो डिस्कस करूंगा, हम एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब अपन को कल करते हैं। आज की क्लास पहली क्लास थी इसलिए मैं कम ले रहा हूँ, कल से क्लास अपनी पूरी 8:30 तक चलेगी, 1.5 घंटे का क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं। अब मुझे सभी लोग बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा एक्चुअल में, गिव मी आंसर प्लीज, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं, खोपड़े में घुसा कि नहीं घुसा, प्लीज गिव मी आंसर। ठीक है ना। तो अब आप लोग आराम से आइए रोज की क्लास में, और फिर हम रोज चीजों को डिस्कस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ लिख लिख कर, मैं कभी भी चीजों को डिक्टेट नहीं करूंगा, कभी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि भैया आप डिक्टेट कर लो, ठीक है ना, या फिर आप, मैं बोलता जाता हूँ आप लिख लो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा, हमेशा आप लोगों के लिए प्रॉपर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, वैसे ही अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाता हूँ,
मेरे लिए आप बिल्कुल बिगनर हो, बच्चों जैसे हो। होप में पूरा घुसा ना, बस बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लास, थैंक्स एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय अरुणाचल, थैंक यू।